इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का करंट अफेयर्स सूजस मासिक पत्रिका से और आज है वो अपनी उसकी अगली क्लास है, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला लिख रखा है कि श्री कृष्ण बलराम गो आराधना महोत्सव, मतलब हाल ही में है वो श्री कृष्ण भगवान का आराधना महोत्सव मनाया गया है। तो वो राजस्थान के डींग जिले में मनाया गया है, उसके बारे में ही है वो दो चार बातें लिख रखी है। वही लिख रखा है कि श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज 84 कोस की पावन धरा पर स्थित श्री जड़खोर गोधाम डींग में शरदीय नवरात्र के अवसर पर श्री कृष्ण बलराम गो आराधना महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। मतलब कभी एग्जाम में सवाल आ सकता है कि श्री जड़खोर गोदाम है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, डींग में। भरतपुर के पास एक जगह है डींग, और उस डींग के बारे में आपने राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो श्री जड़खोर गोदाम है वो कहाँ पर स्थित है, डींग में स्थित है। या सवाल ये आ सकता है कि श्री कृष्ण बलराम गो आराधना महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, तो कहाँ पर किया गया, डींग में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ये लिख रखा है कि देश का गौरव, जन जन की भाषा हिंदी, भारत की धड़कन, भविष्य की आशा, हिंदी दिवस। अब आप सबको पता ही है कि 14 सितंबर को है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो सितंबर महीने का ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर बीच में हिंदी दिवस आ रहा है तो हिंदी के बारे में कोई ना कोई जानकारी है वो सूजस पत्रिका में लिखी हुई होगी ही। तो देखते हैं अपन हिंदी के बारे में कौन कौन सी जानकारी है वो आगे लिखी हुई है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस मनाया कब जाता है, तो कि साहब 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं अपन, देखें आगे क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को समूचे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उस ऐतिहासिक दिवस की याद दिलाता है जब वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा के रूप में है वो अंगीकार किया था। मतलब 1949 की बात है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो कभी एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई हिंदी को राजभाषा के रूप में किस वर्ष से वो अंगीकार किया गया या किस वर्ष से वो स्वीकार किया गया, तो वो कौन सा वर्ष था, 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। कई एग्जामों में यह सवाल पूछा गया है कि भाई आधुनिक हिंदी जो साहित्य है उसके फादर या उसके पिता के रूप में है वो किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये आप जरूर नाम ध्यान रखना, जिन्होंने हिंदी में नाटक, निबंध और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मजबूत नींव रखी। तो इस पीपीटी से आपने कितनी चीजें काम की है, दो चीजें। सबसे पहले तो हिंदी दिवस मनाया कब जाता है, तो कि साहब 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, तो कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब, 1949 में। अगला लिख रखा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में है वो किसे जाना जाता है, तो ये नाम लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाना जाता है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे वही देखो, वापस हिंदी दिवस के बारे में ही लिखा हुआ है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया। संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा का दर्जा है वो प्राप्त हुआ। अब ये आर्टिकल 343 जो है, इसके बारे में कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के बारे में बताता है। तो कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 343। इसमें हिंदी और राजभाषा वाली जो बात है जो अभी अपन ने पढ़ी वो कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, आर्टिकल 343 में। ठीक है साहब, अब अपन आगे देखते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को आधुनिक हिंदी व्याकरण के पाणिनि के रूप में जाना जाता है। एक ये भी ध्यान रखना, वो पहले वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो तो थे आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता। किसके पिता थे, नहीं सॉरी, वो थे आधुनिक हिंदी साहित्य के, हाँ सही बात है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता। और ये जो है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, ये है आधुनिक हिंदी व्याकरण के पिता। यहाँ ये व्याकरण वाला सब थोड़ा सा ध्यान रखना, जो ग्रामर होती है उसके अगर मॉडर्न ग्रामर के अगर फादर कहा जाए तो वो तो कौन है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। और आधुनिक हिंदी साहित्य के अगर कोई पिता कहा जाए तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना, आर्टिकल 343 को ध्यान रखना। अब अगला जो टॉपिक या जो चीज़ सूजस में दे रखी है वो ये फोटो है, और ये अपन सीधा सूजस से लेकर के आए हैं। ये दे रखा है
तकनीकी और किसान भागीदारी का सफल संगम राज किसान गिरदावरी ऐप। एक ऐप है जिसकी लॉन्चिंग है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई है और उस ऐप का जो नाम है वो क्या है, राज किसान गिरदावरी ऐप। अब सीधी सी बात है कि राज लिखा हुआ है तो राज का मतलब सरकार या सरकार से है, और किसान का मतलब आप सब जानते ही हो, और गिरदावरी और ऐप का मतलब ऐप। देखो गिरदावरी का मतलब ये होता है कि जो भी किसान गांवों में अपने खेत में फसल उगाते हैं, उन्होंने कौन से मौसम में बाजरे की फसल उगाई, कि मूंग की उगाई, कि गेहूं की उगाई, उस फसल में से उनके कितनी फसल खराब हो गई, कितनी उन्होंने बुवाई की, कितनी फसल से उनको कितना मुनाफा हुआ। तो इस प्रकार की जो सारी जानकारी थी, जैसे मान लो कि एक किसान ने खेत में है वो बाजरे की या मूंग की फसल उगाई, उसकी जानकारी लेने के लिए गांव में उस खेत पर पटवारी साहब आते हैं और पटवारी साहब देख करके चेक कर करके अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं कि साहब भाई इस ये व्यक्ति वाला जो है जिसका ये खेत है और इन्होंने अपने खेत में है वो ये फसल उगाई है। लेकिन इनमें क्या झंझटें बहुत सारी होती थी, कई बार पटवारी साहब थोड़े लेट हो जाते थे और उस बेचारे जो किसान की है वो फसल खराब हो जाती थी। तो इन सारी लेट लतीफ़ी से बचने के लिए राजस्थान सरकार ने एक गिरदावरी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में जो किसान है वो जो भी उसका बायोडाटा है फसलों को लेकर के, वो स्वतः ही क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। तो अपन आगे देखते हैं कि भाई गिरदावरी ऐप के बारे में है वो क्या लिखा हुआ है। एक बार ये खरीफ गिरदावरी संवत 2082, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सरकार के कोई होल्डिंग है उनको अपन थोड़ा सा देखना चाहिए, उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि मुख्य उपलब्धियां 42,000 से अधिक गांवों के सर्वे लक्ष्य में अब तक 32% उपलब्धि के साथ करोड़ों खसरों की फोटो युक्त एवं लोकेशन आधारित गिरदावरी, मतलब 42,000 से अधिक जो किसान है उन्होंने अपनी फोटो युक्त खेत की है वो इस ऐप पर है वो क्या कर दिए, अपलोड कर दिए। और जो परसेंटेज दे रखे वो कितने दे रखे, 32%। अगला लिख रखा है कि 10 लाख से अधिक खसरे किसानों ने स्वयं राज किसान गिरदावरी ऐप पर है वो दर्ज करा है। मतलब 10 लाख से अधिक जो किसान है उन्होंने अपना खसरा नंबर जो है वो क्या की है, इस ऐप पर अपलोड की है। अब देखते हैं एक बार इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो ये यहाँ से तो इतना काम करना, यहाँ से देखो, परंपरागत रूप से फसलों की गिरदावरी, यानी यह दर्ज करना है कि किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है। मैंने आपको बताया किसान अपने खेत में कौन सी फसल बोता है उसके बारे में, किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है, कितने क्षेत्र में बोई गई है, उसकी स्थिति कैसी है, मतलब कौन सी फसल बोई है उस फसल की स्थिति कैसी है, वो सही ढंग से हो जाएगी या खराब हो रही है, अकाल है या सूखा है, उस अकॉर्डिंग उस फसल की स्थिति पटवारी या राजस्व अधिकारियों द्वारा जाता रहा है। मतलब जब तक ये ऐप नहीं आया था उससे पहले ये सारी जो जानकारी है वो या तो पटवारी या कोई भी गांव का राजस्व अधिकारी है वो ये सारे बायोडाटा या जो ये डाटा है वो क्या करता था, संग्रह करता था। अगला लिखा है, इस प्रक्रिया में अक्सर देरी, त्रुटियां और किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने जैसी समस्याएं सामने आती रही है। समय और मेहनत की बर्बादी के साथ साथ कई बार किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता था। इन चुनौतियों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तकनीक की मदद से समाधान खोजने की दिशा में एक कदम उठाया और राज किसान गिरदावरी ऐप है वो क्या किया है, लॉन्च किया है। कि पटवारी साहब समय पर नहीं पहुंच जाए तो भी कोई बात नहीं, एक ऐसा ऐप होना चाहिए जिससे फटाफट जो किसान है वो अपना डाटा क्या कर सके, अपलोड कर सके। यह ऐप किसानों को सीधे अपनी जमीन, ये ऐप है वो किसानों को सीधे अपनी ज़मीन का जो भी बायोडाटा है वो उस पर अपलोड करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। मतलब सबसे पहले तो आपको जो नाम ध्यान रखना है वो नाम ध्यान रखना है कि राज किसान गिरदावरी ऐप। इस ऐप का मेन मोटिव या मेन उद्देश्य क्या है कि साहब कोई भी जो किसान है वो अपने खेत में जो फसल उगा रहा है, उन्होंने क्या कौन सी फसल उगाई, कितने बीघा में उगाई, उसकी फसल की क्या स्थिति है, इन प्रकार की सारी जानकारियों को एक निश्चित समय में और फटाफट सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ऐप है वो लाया गया है और उस ऐप का जो नाम है वो क्या है, राज किसान गिरदावरी ऐप। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखो वही राज किसान गिरदावरी ऐप का एक फोटो सूजस में दिया हुआ था वो अपन ने यहाँ लगाया है और उसमें क्या लिख रखा है, अपनी फसल अपनी गिरदावरी। अब किसान खुद बने अपने खेत का सर्वेयर, कि भाई आप अपना जो खेत है उसके खुद के ही क्या बन सकते हो, सर्वेयर। मतलब आप खुद ही चेक कर करके जो जानकारी है, जो वास्तविकता है उसको क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और ये लिख रखा है 1 अगस्त 2025 से इसका क्या हो गया है, लोकार्पण हो गया। ये इसने ऐप ने है वो काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ये देखो राजस्थान सरकार किसान गिरदावरी, और ये जब भी आप ऐप है वो इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में तो इस प्रकार की है वो फोटो दिखेगी जिसमें एक बादशाह है और हाथ में ये लिया हुआ है। तो ये है वो जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको तो मैं नाम ही याद रखना है क्योंकि वहाँ राज किसान गिरदावरी की जगह कई ऑप्शन में मिल सकते हैं, राजस्थान किसान गिरदावरी, राजकोप गिरदावरी, लेकिन जो सही नाम है वो क्या है, राज किसान गिरदावरी। अब अपन थोड़ा आगे देखते हैं। अगला लिख रखा है, 3 सदियों में गूंज रहा वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे।
जो वंदे मातरम है, जो अपना राष्ट्रगीत है, उसको हाल ही में है वो कितने साल पूरे हुए हैं? 150 साल, 150 वर्ष पूरे हुए हैं। तो थोड़ा सा इस राष्ट्रगीत के बारे में या ये जो वंदे मातरम है इनके बारे में भी है वो सूजस में लिख रखा है। एक बार अपन देख लेते हैं क्या क्या लिख रखा है। हालांकि ये जानकारी आपको पता ही है। सबसे पहले लिख रखा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875, फिर तिथि दे रखी है कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन मातृभूमि को देवी स्वरूप मानकर एक गीत की रचना की। संस्कृत और बांग्ला की मधुर मिश्रित भाषा में गढ़ा गया यह गीत आगे चलकर उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ। मतलब ये जो 4 लाइन है इसमें सबसे ज्यादा काम की बात कौन सी है कि सबसे पहले तो ये जो राष्ट्रगीत है या वंदे मातरम है इसके रचयिता कौन है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने इसकी रचना कब की? तो वो तिथि याद रखनी है 7 नवंबर 1875। ये देखो 7 नवंबर 1875। उस दिन तिथि कौन सी थी? तो वो है कार्तिक शुक्ल नवमी, 7 नवंबर 1875 कार्तिक शुक्ल नवमी। और रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर आगे लिख रखा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कौन से उपन्यास में ये गीत है वो संग्रहित है? तो उस उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ। और फिर इन्होंने जो लैंग्वेज दे रखी है वो भी ध्यान रखना। उन्होंने जो लिखा था वो किस लैंग्वेज में लिखा था? संस्कृत और बांग्ला की मधुर मिश्रित भाषा में। यहाँ पर हिंदी नहीं है। कौन सी है? संस्कृत और बांग्ला की मधुर मिश्रित भाषा में गढ़ा गया यह गीत आगे चल करके उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में है वो प्रकाशित हुआ। अगला लिख रखा है इस उपन्यास में 1772 में तत्कालीन शासकों और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध सन्यासियों के विद्रोह का है वो वर्णन है। अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई आनंद मठ जो उपन्यास है उसमें किस बारे में बता रखा है? तो देखो वो लाइन लिख रखी है कि तत्कालीन शासक मतलब उस समय के जो राजा महाराजा थे और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध सन्यासियों मतलब जो सन्यासी जो वर्ग था वो अंग्रेजों के अत्याचार से जो प्रताड़ित था उनके बारे में अगर किसी उपन्यास में अगर व्याख्या कर रखी है तो वो कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ वाला उपन्यास। आगे लिख रखा है इस पृष्ठभूमि में गूंजता वंदे मातरम विद्रोह का घोष और स्वतंत्रता का बीज बन गया। ये तो एक मोटिवेशन लाइन है जो सूजस में दे रखी थी तो अपन ने लिख ली। लेकिन सबसे काम की कौन सी बात है? सबसे पहले लिखा किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कौन सी डेट को लिखा? तो के साहब 7 नवंबर 1875। उस दिन तिथि कौन सी थी? तो के कार्तिक शुक्ल नवमी। ये देखो कार्तिक शुक्ल नवमी। और कौन से उपन्यास में ये संग्रहित है? तो आनंद मठ में। और आनंद मठ वाला जो उपन्यास है उसकी रचना कब की गई? तो 1882 में ये उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ था। अब अपन आगे चलते हैं। वापस इनके बारे में क्या लिख रखा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को पहली बार सार्वजनिक रूप से वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने तो लिख लिया, फिर कि भाई पहली बार इसे गाया कब गया? तो आपको पता ही है कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये चीजें पढ़ी होगी। तो 1896 वाला जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस राष्ट्रगीत या वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया। अगला लिख रखा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का है वो दर्जा प्रदान किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रगीत को जो ये वंदे मातरम जो है इसको राष्ट्रगीत का है वो दर्जा किस तिथि को प्रदान किया गया, किस डेट को प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला लिख रखा है जन गण मन राष्ट्रगान और वंदे मातरम को सम्मान दिया जाता है। चलो ये बात तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम की बात है वो है 24 जनवरी 1950 और एक जो सबसे पहले इसको जो गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। ये दोनों बातें हैं वो अपने ज्यादा काम की। फिर अगला लिख रखा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के और कौन कौन से उपन्यास है? तो देखो एक तो है आनंद मठ, एक है देवी चौधरानी, एक है कपाल कुंडला और एक है दुर्गेश नंदिनी। तो ये जो 4 उपन्यास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के, इनके भी नाम है वो ध्यान रखना। कभी ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है। आगे एक लिख रखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस राष्ट्रगीत या वंदे मातरम को भारत की आत्मा का स्वर बताया। तो इस राष्ट्रगीत या वंदे मातरम को भारत की आत्मा का स्वर बताने वाले कोई थे तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रगीत को क्या कहा था? भारत की आत्मा का स्वर। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।